गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 12 और 13। इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति। क्लियर है। और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ये जो चैप्टर है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और ये है, इसमें हम थोड़ा बेसिक नॉलेज है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं है। ये हमारे स्टैंडर्ड में क्वेश्चन इससे कम आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारे मूल कर्तव्य। क्लियर है। तो ये मेंस के लिए थोड़ा सा हमने ये पहले से कर रखा है। अधिकारों पर बल देना और कर्तव्यों को भूलने का मतलब होगा देश में अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करना। अधिकार और कर्तव्य को भी संतुलन होना चाहिए। अब समझिए अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे मान लो आप एक आईएएस हैं। क्लियर। आईएएस हैं तो आपके पास क्या है कि अब जनता की सेवा करने के लिए आपको लिए सरकार ने आपको काफ़ी अधिकार दिए हुए हैं, और उन अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करना आपका ये कर्तव्य है। किसी के साथ उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा के उसका शोषण नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, ये आपका क्या कर्तव्य है। हमेशा नागरिकों के लिए उपलब्ध रहना किसी भी परिस्थिति में 24 आवर, और उनके सुख दुख में भागीदार होना, और उनका अपने जो जो भी कोड जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करना, ये आपका कर्तव्य है। ना कि इसका उल्लंघन करना कि हमारे पास पावर है, हमें कौन पूछ रहा है, हम करें या ना करें। क्लियर है। तो ये होता है पढ़ लेना। अक्सर इसे जुड़े तो भूल जाते हैं। ये क्या है, हर अधिकारी के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। हम इनसे बहुत अधिक अधिकार की मांग करने वाली मनोवृत्ति है, ये आप खुद पढ़ लेना, बाकी हमने ये आपको बता दिया। हमारे नेता हैं, संविधान के प्रति उनका कर्तव्य है। इस विषय पर तुम आगे पढ़ोगे, ये ठीक हम आगे की बुक्स में पढ़ेंगे। कुछ नहीं, ये हमारे नेता लोग हैं, कोई भी हम जिन्हें हम इलेक्ट करके भेजते हैं, उनका कर्तव्य जनता की सेवा करना। पर आप लोग देखते हैं वो क्या करते हैं। क्लियर है। और ये क्या है, भारत का हर नागरिक का पहला मूल कर्तव्य है कि वह संविधान का आदर करे। क्लियर है। पहला क्या है, सबसे मूल कर्तव्य पहला जो संविधान जो रचा गया है इस देश का, उसका आदर करे। हर नागरिक को चाहिए कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत का को उचित आदर दे। मतलब राष्ट्रगीत होता है और राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है, उसका आदर करे। क्लियर है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों ने अहिंसा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त की थी। हिस्ट्री में पढ़ेंगे कोई लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे जो हमारे गांधी जी ने करे, उन्होंने अहिंसा, परमो धर्म जैसे विचार और धर्मनिरपेक्षता, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव का कोई भी उन्होंने नहीं किया। ऐसे आदर्शों को उन्होंने फॉलो किया। हमें चाहिए कि इन आदर्शों में आस्था रखें और अपने जीवन में इसका पालन करें। क्लियर है। विरोध प्रदर्शन में भाग लेते समय हम कभी कभी हिंसा प्रवृत्ति करते हैं। जैसे मान लो किसी का हम विरोध कर रहे हैं, बस जला दी ट्रक, और वो ट्रक जला दिए, तो ये गलत बात है। ऐसा किसी का विरोध करना है तो अहिंसा के मार्ग पर कीजिए। जैसे सार्वजनिक संपत्ति है, स्कूल, फर्नीचर, सार्वजनिक आदि नष्ट करना, अपना नुकसान करना है। जो मान लो हमारा स्कूल हो गया, तो उस स्कूल की जो तोड़ रहे हैं हम, तो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। हमारे मूल कर्तव्य है कि हम सभी वर्गों के बीच सद्भावना रख के किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार न रखें। क्लियर है। सभी धर्म और भाषाओं में जितनी भिन्नता के बावजूद भारत की जनता अपने अदर। क्लियर है। तो आप इसे समझ लेना। आप एक बार इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लेना आराम से। कोस्ट में नहीं करना है कुछ करने को, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अभी देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का विकास। क्लियर। आप लोग यहाँ इसको याद रखेंगे। क्लियर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1906 में ये सन याद रखना। 3 रंग केसरी है जिसमें 8 सितारे थे।
1906 में जो हमारा तिरंगा आया उसमें उसका रंग था जो केसरिया था, उसमें सितारे कितने थे? 8, ये याद रखना। और सफ़ेद रंग जिस पर वंदे मातरम अंकित था, एक केसरिया रंग था, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जो था वो सफ़ेद था, जिसमें क्या था? व्हाइट था, इसमें वंदे मातरम लिखा था, ये आप याद रखना। क्या लिखा था? वंदे मातरम। और हरा रंग जिसके दाईं ओर चंद्रमा और बाईं ओर सूर्य था। सबसे नीचे जो था हरा रंग था, इसमें क्या था? चंद्रमा, और इसके लेफ्ट साइड में क्या था? क्लियर? इसकी दाहिनी ओर चंद्रमा और बाईं ओर सूर्य, ऐसा था। ये मान लो ये हो गया, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे मून हो गया। क्लियर है? ये आप याद रखना। इसे इंग्लैंड और फ्रांस में कुछ उन भारतीयों ने प्रस्तावित किया था जिन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। इसे भारत ने मान्यता नहीं मिली, इसे मान्यता नहीं मिली। क्लियर है? तो आप ये याद रखना, 1906 में जो हमारा जो ध्वज था वो कैसा था? क्लियर है? कैसा था? जो सबसे फर्स्ट में था वो केसरिया था, जिसमें 8 सितारे थे। जो बीच में था सफ़ेद रंग का, उसमें क्या था? वंदे मातरम अंकित लिखा था, और दाहिनी तरफ सूर्य थे और बाईं तरफ चंद्रमा थी। क्लियर है? और सॉरी, जो दाहिनी तरफ चंद्रमा और बाईं तरफ सूर्य था। तो हमें ये याद रखना है। इसे किसने बनाया था? जो इंग्लैंड और फ्रांस में कुछ भारतीय रहते थे, जो वहाँ क्रांतिकारी हमारे थे, अलग अलग देशों में भी रहते, तो उन्होंने ऐसी ध्वज की कल्पना की थी। बाद में इसे भारत सरकार ने, या जो भारत के जो आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1906 के बाद ये आपको याद रखना होगा कितनी बार हमारा जो तिरंगा अमेंड हुआ, कितनी बार उसमें बदलाव हुआ है। क्लियर है? एक बार हो गया, अब ये दूसरी बार है। कौन सी सन है? वो थी 1906, ये थी 1916, 10 साल बाद। 2 रंग आए, कौन से? एक तो लाल और हरा, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। क्लियर है? सप्तऋषि प्रतीक के रूप में ऊपर दाईं ओर यूनियन जैक, यह हमें होम रूल आंदोलन के दिनों में प्रचलित में था। होम रूल आंदोलन था जो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। उसमें ये उसका प्रतीक था, इसमें सप्तऋषि जो दाईं ओर यूनियन जैक बना हुआ, यूनियन जैक की आपने फोटो देखी तो उसका प्रतीक था। क्लियर है? तो आप इसे याद रख लेना। 1916 में, 1916 की वजह से आप बस ये याद रखना, होम रूल जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो यूनियन जैक था उसका प्रतीक था ये सप्तरूप। या ये भी याद रख लेना, 4 हरी पट्टियाँ और 5 लाल पट्टियाँ। क्लियर है? अब तीसरी बार अमेंड हुआ 1961 1921। क्लियर है? इसमें 3 रंग, सफ़ेद, हरा व लाल। कौन से? सफ़ेद, हरा व लाल। इसमें चरखा अंकित था। यह गांधी जी की सहमति से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विजयवाड़ा अधिवेशन में प्रस्तावित किया। अब ये याद रखना, कौन सा अधिवेशन था? विजयवाड़ा अधिवेशन में प्रस्तावित किया था। जो 3 रंग थे, बीच में गांधी जी का चरखा था। क्लियर है? अब 1931 तक कांग्रेस के अधिवेशनों में इसका प्रयोग हुआ, यद्यपि इसे कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी। 1921 में बनाई और 1931 चला था, क्योंकि जो कांग्रेस के जितने अधिवेशन होते उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। कांग्रेस ने इसको औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ है तब तक ये झंडा है, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या होता है। क्लियर है? 1931 में एक रंग केसरिया जिसके दाईं ओर चरखा, फिर चेंज हो गया, इसके जो केसरिया था उसके दाईं ओर चरखा। और कराची कांग्रेस के बाद कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त समिति ने इसे प्रस्तावित किया था। यह कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत नहीं था। जो कार्यकारी समिति थी कांग्रेस की उसके द्वारा प्रस्तावित नहीं था। किसके द्वारा प्रस्तावित था जी? जो कांग्रेस के बाद कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। क्लियर? नियुक्त किया, स्वीकृति नहीं हुआ था। प्रस्तावित किया गया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। क्लियर है? अब 1931
अगस्त। 3 रंग पर कौन से आए? केसरिया, सफेद और हरा, जिसके मध्य में नीले रंग का चरखा था। अब ये याद रखना कि नीले रंग जो चरखा है जो कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ था, पहले बीच में था, अब ये मध्य में आ गया। क्लियर है? मतलब मध्य के साइड में ऐसा। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये आपको याद नहीं रखना कितने था। इसका प्रस्ताव कार्यकारी समिति ने रखा था। झंडे के जिस रूप का सुझाव गांधी जी ने दिया था उसे रंगों में क्रम चरखे के स्थान पर कुछ परिवर्तन के साथ मान किया गया था। कुछ जो जैसा गांधी ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, और उसको कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, मान किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे औपचारिक रूप में बम्बई जो अधिवेशन था, बम्बई में जो उनकी जो औपचारिक मीटिंग होती थी उसमें स्वीकृति दी थी। ये विभिन्न समुदायों के प्रतीक नहीं थे। मतलब ऐसा था ये कि किसी खास समुदाय को रिप्रेजेंट करता था, ये विभिन्न समुदायों का प्रतीक नहीं था। क्लियर है? केसरिया साहस और त्याग का, किसका? साहस और त्याग। सफेद शांति का, हरा आस्था का तथा शक्ति का प्रतीक था। चरखा कल्याणकारी घोतक था। क्लियर है? तो अब ये याद रखना कौन किसका प्रतीक था। ये तो अभी भी हैं जो तीनों रंग किसके प्रतीक हैं। आप ये चरखा याद रखना कल्याणकारी घोतक था। सन 1931 26 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखना, डायरेक्ट पीटी में पूछ लेते हैं। क्लियर है? 1947 22 जुलाई मध्य भाग में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र वाला नया झंडा आ गया। 1947 जुलाई, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? अशोक चक्र आ गया बीच में, और यही अब आगे चल के फाइनल होगा। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया और संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। क्या है? चरखे के स्थान पर केवल अशोक का स्तंभ आ गया और सेम वही रहा जैसा कि गांधी ने कल्पना की थी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे के विकास की इस कहानी को जानने के बाद छात्र से प्रश्न पूछे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान क्यों करना चाहिए? इसका कोई कारण? ये चरखे से चक्र क्यों लिया गया? चरखे के स्थान पर चक्र क्यों लिया गया? आप सोचिए क्यों लिया गया। क्लियर है? ये पॉइंट सब अच्छा है, इसको आप देखिए, आप सोचिए क्यों लिया, क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम अगले जो वीडियो में इसको हम बताएंगे क्यों लिया गया है। तब तक आप इस पर विचार करिए। मैं मूल कर्तव्य क्या ये मत करना, आप लोग इतना इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। अब इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि चरखे के स्थान पर हमने अशोक का स्तंभ क्यों लिया। काफी हद तक ये आपको पढ़ना। भारत एक विशाल देश है, एक रूपता के कारण हमें संचालन के लिए संविधान अपनाना पड़ा। वो तो फिर है ही। तिरंगा झंडा ये है, जन गण मन राष्ट्रीय गान व अशोक चक्र चिन्ह है, ये हमारे देश के 3 प्रतीक हैं। ये सबको पता है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन। ये आप एक बार देख लेना, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज से भी पढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 3 सप्ताह पूर्व जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृति दी थी। वो हमने पढ़ा था ना, उसी को स्वीकृति। यह आयताकार है, इसकी लंबाई अनुपात 3.2 है। उदाहरण के लिए इस ध्वज की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आप इसे याद रख लेना, क्योंकि ये अभी का जो तिरंगा है उसका अनुपात है एग्जैक्ट, तो उसे आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 3 बराबर समांतर भागों या पट्टियों में बंधा हुआ है, जो कि विभिन्न, आपको पता है ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार साधु और सन्यासी इस रंग का वस्त्र पहनते युद्ध के लिए जाते थे। ये राजपूत केसरिया रंग शौर्य तथा त्याग का प्रतीक, हम ये पहले कर चुके हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीरों की देशभक्ति, खुद से कर लेना। क्लियर? बीच में पट्टी बिल्कुल सफेद है, ये त्याग पवित्रता का, तो ये कुछ है नहीं काम का। हरा रंग है जो खुशहाली का, हरे गहरे। क्लियर है? तो पढ़ चुके हैं इसको। हरा रंग आस्था और गहराई का प्रतीक है, विश्वास का। तो आप एक बार देखते रहना। इसमें 24 तीलियां हैं। क्लियर है?
जो 24 तीलियां हैं जो बीच में आपने देखी होंगी ऐसे ऐसे, ये 24 कंपनियां हैं। चक्र की ऐतिहासिक महत्ता वाराणसी के पास सारनाथ के स्तंभ हैं। यहाँ अशोक ने महात्मा बुद्ध को प्रथम वचन की याद में बनवाया था। ये जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, उनकी याद में अशोक ने उनका जो पहला प्रवचन था, उन्होंने जहाँ पहला प्रवचन दिया था पहली बार, उनकी याद में से बनवाया था। क्लियर है? अशोक वो स्तंभ था, अभिलेख उनका, उन्होंने इसी स्थान पर दिया था। क्लियर है? जहाँ पर ये बना है सारनाथ, ये याद रखना। इस स्तंभ के शिखर पर एक शीर्ष है जो इतना शानदार है कि भारत सरकार ने इसे अपने राज मुद्रा के रूप में अपनाया। इस शीर्ष के आधार की बाईं ओर एक घोड़ा है और दाईं ओर वृषभ तथा बीच में, अभी हम इसका देखेंगे आगे पूरा फोटो में। बस आप याद रखना, बाईं ओर घोड़ा है और दाईं ओर वृषभ है और बीच में आपने देख रहा है वो मुंह बना होता है उसका। बीच में एक चक्र। क्लियर? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक के स्तंभ का यह चक्र धर्म प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। चक्र ये याद रखना आप, किसके लिए? गति, उन्नति तथा परिवर्तन की ओर संकेत करता है। उसके जो चार मुंह बने हैं वो, उसमें बीच में चक्र बना हुआ है, एक गति, उन्नति और परिवर्तन की ओर वो करता है, हमारा क्या करता है? संकेत करता है। राष्ट्रीय ध्वज हमें धर्म और तथा ईमानदारी का रास्ता अपनाते हुए अग्रसर होने तथा देश की उन्नति तथा खुशहाली की प्रेरणा देता है। क्लियर? कई तरह की प्रेरणा देता है। यह हमारी स्वतंत्रता की याद दिलाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज इसी प्रकार का था, उसमें केवल एक अंतर था कि उसको चरखा लगाया। जी आप खुद से कर लेना, कुछ इम्पोर्टेंट इतना है नहीं इसमें। इसे आदर रूप में तब नीचे झुकाया जाता है जब किसी आदरणीय नेता या किसी मित्र देश के माननीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारा जो झंडा होता है, कोई हमारा नेता जब एक्सपायर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब इसे झुकाया जाता है। या कोई पड़ोसी देश का मित्र देश है, उसका कोई बड़ा नेता शहीद हो गया तो उसके लिए झुकाया जाता है एक दिन के लिए। क्लियर है? केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर की ओर दाहिनी ओर, आपने ये सब देखा ही है, याद है हमारा देश का तिरंगा सबको। ये कार्यालय आदि पर ध्वज पे फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर, ये गांधी जयंती पर, सबको पता है। क्लियर है? राष्ट्रीय गान हमें पता ही है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, या पता ही है सबको, सब नॉर्मल सी बात है। जन गण मन अधिनायक जय है। ये भारत भाग्य विधाता, ये बचपन से पढ़ते आए तो उसे। क्लियर है? पहली बार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही नहीं गाया था। राष्ट्रीय ध्वज की तरह राष्ट्रीय गान के समय भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम क्या है यार जी? आप राष्ट्रीय गान के जो नियम होते हैं ध्वज से जुड़े, दूसरे हुए स्वतंत्रता, एकता तथा समानता, इसके जो नियम होते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े होना और मुट्ठी को बांध के रखना, ये सब इसके नियम होते हैं। जब यह अथवा इसकी धुन बजाई जाती है तो सुनने वाला अपना सावधान की अवस्था में खड़ा हो जाना चाहिए। उस समय हिलना नहीं चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक बालिका जो यह पूरा याद होना चाहिए, इसकी धुन जाननी चाहिए, यह ठीक ठीक लय में गाया जा सके। सामूहिक रूप से गाते समय राष्ट्रीय गान का लय, गानों जैसे हम गाते हैं ना स्कूल कॉलेज में वगैरह, एक लय खास तुक में गाते हैं। क्लियर है? और राष्ट्रीय चिन्ह समझ लेते हैं क्या है। जो शीर्ष आधार, जो हमने राष्ट्रीय चिन्ह देखा है, दो चिन्ह दो भागों में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? शीर्ष आधार है जिसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, अभी हम देखेंगे। जो आज होता है उसमें 4 हैं, बस हमें 3 ही दिखाई देते हैं आगे की ओर। जो पट्टीनुमा आधार पर पीठ से पीठ मिलाए हुए हैं, पीठ अब हम देखेंगे जो चिपके हुए हैं उसे पीठ मिलाए हुए, वास्तव में ये 4 शेर है, परंतु चौथा शेर चित्र हमें दिखाई नहीं देता है। आधार में बाईं ओर एक घोड़ा और दाईं ओर एक वृषभ, बीच में चक्र है। क्लियर है? चलिए इसे देखते हैं। शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। ये देखिए, ये है, ये है, ये शेर है। क्लियर है? और ये वृषभ है, ये चक्र बना हुआ है।
क्लियर है। ये घोड़ा है, ये हाथी है, गैंडा गौंडा बोलते हैं। क्लियर है। और ये सत्यमेव जयते लिखा है, ये कौन सी भाषा में लिखा है? देवनागरी। क्लियर है। तो आप इसे याद रखना। घोड़ा ताकत और चाल, वृषभ कठिन और स्फूर्ति को दर्शाता है। घोड़ा जो है, ये रहा हमारा घोड़ा, ये बहुत तेज चलता है, जो हमारे देश हमारा तरक्की करे। और ये वृषभ होता है, जिसे बोलते हैं बैल। गांव में जो पहले खेती करते थे लोग, तो ये खेती के काम में आता था, इसलिए मेहनत और साहस का प्रतीक होता है ये। क्लियर है। कठिन परिश्रम, सभी नागरिकों को अपने चरित्र का व्यवहार ऐसा अपनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ करने को कुछ नहीं करने को। इसमें नोट पर कौन सी भाषाओं द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं करना है उतना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग हम ये देखिए, जो कि ये कौन से दर्शाती है, तो इसे आप याद रखना और करना स्वयं से। ये कुछ कठिन शब्द हैं। अनुसूचित जाति, इसे क्या बोलते हैं हम? एसटी, शेड्यूल ट्राइब, जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर पिछड़ी हुई जनजाति होते हैं, रहते हैं, रियासतें हैं। क्लियर। अनुसूचित जातियाँ, एससी, एससी क्या होते हैं? जो पिछड़े लोग होते हैं। क्लियर। अल्प न्यायिक क्षेत्र, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने का अधिकार। मान लो जैसे कोई निचली अदालत है, उसके आप फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसे आगे के कोर्ट में ले जा सकते हैं। क्लियर है। और ये क्या होता है? अध्यादेश, जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है। जब कानून की व्यवस्था गड़बड़ हो गई हो तब। अविश्वास प्रस्ताव, जब से कोई मंत्री है, जब उससे हटाने के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा में लाया जाता है। क्लियर है। जब अपना बहुमत सिद्ध कर, अस्पष्टता, आपको पता ही, अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा के कारण लोग जातियों को इतना नीचे समझ लगे, उनको छूना भी वर्जित मानने लगे। जैसे भारतीय छूत में भेदभाव मिटा दिया है। ये अब पता ही है आपको, अस्पष्टता क्या होती है, और अभी भी है काफ़ी। अब तो कुछ ही क्षेत्रों में बची हुई है, और कुछ ही परसेंटेज में बची है, लगभग खत्म नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं नैरो माइंडेड, पुरानी सोच रखने वाले, वो भी मानते हैं। आकस्मिक निधि, आपको पता ही, जो सरकार की निधि होती है, उसमें जो वो फंड होता है, वो मतलब विकटतम परिस्थितियों में, मतलब कोई बाहरी आक्रमण है तो उसमें निकालने के लिए आकस्मिक निधि है। यह सरकार के पास हुआ है विशेष धन है, जो अत्यंत आवश्यक कार्य पड़ता था, न टलने वाली परिस्थितियों में खर्च। जैसे मान लो आतंकवादी हमले हो गए, या फिर कोई आंतरिक अशांति छा गई, कुछ भी हो सकता है। तभी आपातकालीन व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसकी तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। आपातकालीन, पुलिस को फोन करते 112 बनाया गया, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। आर्थिक न्याय क्या होता है? सभी नागरिकों को समान जीवन यापन, कार्यपालिका सरकार का आयोग जो कानून बनाते, व्यवस्थापक द्वारा बनाए गए कानून को अमल करवाते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। गुप्त मतदान, आपको पता ही है, मतलब किसी को पता भी न चले आप किस पे अंगूठा लगाते हैं वो सबको। चुनावी याचिकाएं, किसी भी सूक्ष्म न्यायालय में चुनावी निर्णय संबंधी विरुद्ध प्रार्थना पत्र, जो मतलब कोई गड़बड़ी है तो उसमें चुनाव न्यायालय के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जमींदारी व्यवस्था बताइए, अंग्रेजों द्वारा भूमि पर कर लगा, मतलब जो जमींदार लोगों टैक्सेशन वाला मामला भारतीय द्वारा अंग्रेजों सरकार को वसूल लिया था, यह व्यवस्था अब भी कानून और बंद। दीवानी, आपको पता है, दीवानी मुकदमे में वो होते हैं जिनका नागरिक व्यक्तिगत अधिकार मार डलाई, और ये सब धर्म विशेष, किसी धर्म का सम्मान, मतलब किसी धर्म विशेष का बढ़ावा नहीं देना। क्लियर है। और इसी के साथ क्या, निर्वाचन क्षेत्र आपको पता ही है, पार्टी टिकट, ये सब पिछड़ी जातियाँ, प्रस्तावना संविधान की होती है। प्रारंभिक न्यायिक क्षेत्र, जहाँ हम पहली बार अपील करते हैं। फौजदारी में जैसे चोरी डकैती मारपीट के बंधुता भाईचारा बढ़ाना। बेगार, किसी काम का व्यक्ति नहीं। क्लियर है। किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रकार मजदूरी के लिए काम देना। बेगार मतलब मजदूरी पर रखना एक प्रकार से। महाभियोग, ये राष्ट्रपति और उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे मान लो न्यायालय के न्यायाधीश, उनके लिए लाया जाता है, उनको पद हटाने। मुआवजा, मुआवजा जो जनहित में लाई गई एक व्यक्ति, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को द्वारा धन देना, मतलब कोई घाटा हो गया, या फिर संस्था में जायदाद के लिए
मतलब धन देना मतलब कोई किसी कुछ हो गया, मान लो किसान की फसल खराब हुई, सरकार उसको मुआवजा देती है और सरकार इस व्यवस्था को मुआवजा कहती है, ठीक है? जो लोगों के हित में, जनहित में ली गई किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए सरकार द्वारा देना, जायदाद के लिए देना, क्लियर है? और ये क्या है हमारा मूल अधिकार, हमने पढ़ी है। राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, वयस्क मताधिकार क्या होता है 18+। विधेयक क्या है, बिल हमने पढ़ा ही था। हम कानून व्यवस्था में विचार विमर्श करते हैं, ये सब तीनों में व्यवस्थापिका क्या होता है, जो हमारे लिए कानून, जो जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों व जो देश पर कानून बनाते हैं, क्लियर। शोषण, किसी व्यक्ति का परिश्रम आय मान लो आपने किसी को नौकरी पर रखा, उसकी आपने इनकम वो सैलरी नहीं दी, तो क्या शोषण हो गया। संयुक्त दलीय सरकार, दो दल मिलकर, जैसे कम सीटें हैं तो संयुक्त सरकार बना ली, ठीक है। संविधान हम पढ़ ही चुके हैं, संशोधन भी हमने देखा है क्या होता है। समाजवादी राज्य, समानता, स्वतंत्रता, ये हमने सब पढ़े हुए थे। सामाजिक न्याय, सामूहिक उत्तरदायित्व, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्लियर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। हम न्यू लेक्चर में मिलेंगे। अब हम क्लास 8 की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और क्लास 8 की पॉलिटी काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।